फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो चलिए, हम लोग राजन सीरीज पढ़ रहे थे लघु उत्तरी साइंस का। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। देखिए, 2023 में ये प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 27 है, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को समझाइए अथवा ध्वनि प्रदूषण के स्रोत एवं दुष्प्रभाव बताइए। तो बताइए ध्वनि प्रदूषण। उत्तर देखिए, हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। तो साधारण वार्तालाप की ध्वनि से अधिक, जैसे दो लोग बात करते हैं नॉर्मली, जितना तेज आवाज होती है, अगर उससे तेज ध्वनि निकलती है तो शोर कहलाती है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, अतः शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है? मेन सोर्सेस ऑफ साउंड पॉल्यूशन। पहला क्या है? देखिए, ये थोड़ा डाटा अलर्ट दे रहा है। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत, पहला उद्योग धंधे तथा मशीनें। जब उद्योग धंधों कारखानों में और मशीनें चलती हैं तो क्या होती हैं? सामान्य बातचीत से ज़्यादा शोर होती है। दूसरा, परिवहन के साधन, जैसे वायुयान चलता तो देखते होंगे शोर होता होगा। रेलगाड़ी के चलने से, मोटर बस आदि, ये सब क्या है? वायु ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। तीसरा, मनोरंजन के साधन, जैसे रेडियो हो गया, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, सिनेमा, टेलीविजन आदि, ये क्या है? ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। अब ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं हमारे जीवन पे? तो इफेक्ट ऑफ साउंड पॉल्यूशन। तो ध्वनि प्रदूषण वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है। तीव्र ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। जब आपको ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा शोर होगा, हल्ला गुल्ला होगा तो दिक्कत होगा, और उसके कार्य करने की क्षमता को घटाती है। अगर आप ज़्यादा शोर शराबा में रहेंगे तो आपकी दिमाग की जो क्षमता होती है कार्य करने की, वो घट जाती है। दिमाग आपका तेज काम नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन आएगा। शोर से क्या होगा? बहरापन होगा, हृदय रोग होगा। बहुत लोग क्या होते हैं, इसीलिए जहाँ पे डीजे वगैरह शादी वगैरह में चलता है, शादी पार्टी वगैरह में, तो लोग वहाँ से जो बीपी के मरीज होते हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि डीजे का जो इंटेंसिटी होती है, जो इसकी उसकी जो पिच होती है, बहुत तेज होती है, तीक्ष्ण होती है। तथा बेचैनी जैसे रोग हो जाते हैं ध्वनि प्रदूषण से। तो ध्वनि प्रदूषण को ज़्यादा नहीं करना है। अत्यधिक शोर का प्रभाव मानव के स्नायु तंत्र, सुनने वाली तंत्रों पर, जो शरीर को क्या करती हैं, को समन्वय और समायोजित करती हैं, पर पड़ता है। शोर से रात्रि में देखने की क्षमता में कमी हो जाती है। शोर से क्या होती है? रात में देखने की क्षमता की कमी हो जाती है। रंगों की पहचान में कमी, अगर आप ज़्यादा शोर शराबा में रहेंगे तो आपको देखने में क्या होगी? क्षमता कम हो जाएगी, और रंगों की पहचान में कमी जैसे प्रभाव भी देखे गए हैं। शोर हृदय मस्तिष्क के अतिरिक्त यकृत, यानी कि लीवर को भी नुकसान पहुंचाता है। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य की कर्णेंद्रियों के लिए हानिकारक होती है। कर्णेंद्रियों मतलब कान वाले इंद्रियों के लिए। तो 90 डेसिबल से ध्वनि नहीं सुनना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है? रेबीज रोग के लक्षण बताइए। तो रेबीज रोग के लक्षण, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे उत्तर। रेबीज रोग के लक्षण, पहला, रोगी व्यक्ति के गले में भयंकर पीड़ा होती है। तो जिसको रेबीज हुआ रहता है, कुत्ता काट लेता है, तो रोगी व्यक्ति के गले में भयंकर पीड़ा होती है तथा उसमें कुछ भी निगलने की क्षमता नहीं रहती। दूसरा, रोगी व्यक्ति पानी से डरने लगता है। कुत्ते के काटने से क्या होता है, आप लोग, रेबीज हो जाएगा और पानी से डर लगेगा और गला फूल जाएगा, और क्या होगा? दर्द होगा और आप खाना नहीं खा पाएंगे। तीसरा, रोगी व्यक्ति कभी कभी अत्यंत आक्रामक भी हो जाता है। तो रेबीज के लक्षण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है? जलीय अपर्दन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? तो जलीय अपर्दन, वाटर इरोजन। तो जलीय अपर्दन देखिए, जल या बाढ़ द्वारा मिट्टी के कटाव को जलीय अपर्दन कहते हैं। जल की वजह से क्या होता है? पहाड़ों पर जब वर्षा होती है तो मैदानी भागों में जल बह कर आता है, तो मिट्टी को काटते हुए लेकर आता है। इसी को जलीय अपरदन कहते हैं। तेज वर्षा के जल से बलुई मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है। आप बालू पर पानी गिरा कर देखिएगा कितना तेज बालू बहता है। तो तेज वर्षा के जल से बलुई मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है तथा चिकनी मिट्टी का अपरदन कम होता है। तो चिकनी मिट्टी आप देखे होंगे, चिकनी मिट्टी में आप पानी को गिराएंगे तो क्या होगा? बस पानी थोड़ा सा
उसमें क्या होता है, फिसलता है चिकनी मिट्टी, लेकिन क्या होता है, अपरदन वहाँ पे कम होता है, यानी कि चिकनी मिट्टी को पानी उतना प्रभावित नहीं कर पाता है। नमी बना लेता है लेकिन बहता नहीं है। जलीय अपरदन के प्रकार, तो देखिए टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन। तो जलीय अपरदन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि जल के द्वारा मिट्टी का कटाव कितने प्रकार से होता है, पढ़ते हैं। तो जलीय अपरदन निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला, अवनालिका या खड अपरदन। दूसरा, बीहड़ अपरदन। तीसरा, पुलीन या समुद्र तट अपरदन। चौथा, भूस्खलन द्वारा अपरदन। पांचवा, अल्पसरिता अपरदन। छठवां, परत अपरदन। सातवां, नदी तट अपरदन। आठवां, हिमनद अपरदन। नौवां, वर्षा जल अपर बूंद अपरदन। तो इस प्रकार आपके जलीय अपरदन एक बार और देख लेते हैं। अवनालिका या खड्ड अपरदन, बीहड़ अपरदन, पुलीन या समुद्र तट अपरदन, भूस्खलन द्वारा अपरदन, अल्पसरिता अपरदन, परत अपरदन, नदी तट अपरदन, हिमनद अपरदन, वर्षा बूंद अपरदन। तो जलीय अपरदन के प्रकार हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। ऐसे इजी क्वेश्चन रहते हैं। प्रश्न नंबर 30, अम्ल क्या है? अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है? तो उदासीनीकरण की क्रिया है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे एसिड मिला दीजिए, मैंने मिला दिया एसिड, चलिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया, और एक क्षार ले लिया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या कराएगा, कहलाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो H पॉजिटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिएक्शन करेगा नहीं, तो Na, तो क्या बनेगा, H और OH मिलके H2O बना लेगा, प्लस Cl और Na मिलकर क्या बना लेगा, नमक बना लेगा, NaCl। तो नमक का निर्माण कैसे होगा आपका, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नमक बनेगा और जल बनेगा। तो अम्ल उन पदार्थों का कहा जाता है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये जो HCl है, इसको जल में घोलेंगे तो क्या होगा, जल में H प्लस आयन देगा, तो इसी को अम्ल कहेंगे। और ये जो NaOH है, कास्टिक सोडा को आप जल में घोलेंगे तो जो क्षार होते हैं वो जल में क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उसको कहेंगे। तो अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण और जल का बनना उदासीनता की क्रिया कहलाती है, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 31। प्रश्न नंबर 31 क्या है, छाया तथा उपछाया को परिभाषित कीजिए। तो छाया या शैडो, किसी अपारदर्शी वस्तु को जब प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। जैसे लकड़ी का गुटका और इधर से टार्च जला दीजिए तो क्या होगा, लकड़ी के गुटके के पीछे इसकी परछाई बन जाती है, उसी को छाया कहते हैं। परिछाया या अम्बरा और उपछाया यानी कि पेनुम्ब्रा। देखिए, अम्बरा और पेनुम्ब्रा, परिछाया और उपछाया के बारे में। तो परिछाया और उपछाया, तो वस्तु की छाया एवं मध्य भाग जो अधिक काला होता है, तो वस्तु की छाया, तो मान लीजिए किसी वस्तु की छाया ये है, तो इसके जो मध्य का जो एक देखेंगे छाया जब बनता है शैडो, तो बीच में बहुत काला गाढ़ा रहता है, तो जो काला गाढ़ा रंग होता है छाया का, उसे परछाया कहते हैं, यानी कि उसको अम्बरा कहते हैं। यानी कि बीच वाले काले भाले भाग को अम्बरा कहते हैं, यानी कि परिछाया कहते हैं, परिछाया कहते हैं। तथा प्रछाया के चारों ओर का सीमावर्ती कम काला भाग उपछाया या पेनुम्बरा कहलाता है। यानी कि जो बीच में अगर किसी चीज का शैडो देख रहे हैं आप, परछाई देख रहे हैं, तो बीच में जहाँ पे बहुत काला होगा उसको हम लोग कहेंगे परिछाया या अम्बरा, और चारों तरफ के जो जहाँ पे कम काले क्षेत्र रहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेनुम्बरा। क्या कहेंगे, पेनुम्बरा मतलब क्या हो जाएगा, उपछाया। इसको क्या कहेंगे, उपछाया। तो यही अंतर है, बीच वाले काले भाग को हम लोग कहेंगे परिछाया, और जो इसके चारों तरफ छाया रहती है उसको हम लोग पेनुम्बरा कहते हैं, यानी कि
उपछाया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 32, आंधी के क्या लक्षण हैं लिखिए। तो अधिकतर यह देखा जाता है कि प्रायः पवने या वायु, अधिकतर क्या देखा जाता है कि जो पवने या वायु वायुदाब की भिन्नता के कारण चलती हैं। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब एवं निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बहती हैं। तो हवाएं क्या होती हैं, ऐसे मान लीजिए एक रीजन है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई एयर प्रेशर होता है, यहाँ पे लोअर एयर प्रेशर होता है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में, ठीक है। तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब और निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बढ़ती हैं। यही हवाएं विक्षोभ अथवा चक्रवातों के प्रभाव से विकराल रूप धारण कर लेती हैं। तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में, मान लीजिए इधर यहाँ पे उच्च दाब है और इधर से निम्न दाब चल रही हैं। जब दोनों तरफ से हवाएं चलेंगी तो मान लीजिए यहाँ पे पर्वत या पहाड़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्षोभ हो जाएगा, यानी कि डिस्टरबेंस आ जाएगा, यानी कि मुड़ जाएगा, बवंडर हो जाएगा। और इसी के अथवा चक्रवात मान लीजिए आया है, उसके प्रभाव से क्या होगा, विकराल रूप हवाएं धारण कर लेती हैं। यही आंधी होती है जो मई जून में आती है भारत में। मई जून का जो धूप चलता है और हवाएं चलती हैं, लू चलती हैं, आप लोग महसूस किए होंगे। तो ग्रीष्म ऋतु में यही हवाएं आंधी के रूप में धूल लाती है, रेत भारी भरी होती है। इससे पेड़ पौधे एवं जन धन की हानि होती है। बहुत जगह क्या होते हैं, आग लग जाती है। कभी कभी घने जंगलों में आंधी के द्वारा पेड़ों के आपस में रगड़ने से आग लग जाती है, जिससे जीव जगत हेतु भयानक स्थिति पैदा हो जाती है। जिस प्रकार आज प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में जो सेंटा एना हवाएं हैं, उनकी वजह से क्या हुई हैं, जो सेंटा एना हवाएं हैं अमेरिका में चलती हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो लॉस एंजलिस अमेरिका का सबसे मशहूर शहर है, वहाँ पे बहुत विकराल रूप आंधी की वजह से आग लग गई है जंगलों में। तो ये आंधी के लक्षण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 33 क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष में समस्थानिकों का स्थान पर प्रकाश डालिए। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। यानी समस्थानिक मतलब समस्थान किसके, 1H1 1H2 1S3, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या हो, सेम हो। ये परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं और परमाणु भार को ए से डिनोट करते हैं। तो परमाणु क्रमांक सेम हो और परमाणु भार अलग अलग हो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समस्थानिक। जैसे 1H1 1H2 1H3, इसको कहेंगे प्रोटियम, इसको कहेंगे ड्यूटेरियम, इसको कहेंगे ट्राइट्रियम। तो यहाँ पे देखिए ये भार है, परमाणु भार एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है। तो परमाणु भार अलग अलग हो गए और परमाणु क्रमांक तीनों का सेम हो गया, इसी को समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34, एक प्रारूपी पुष्प का चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखिए। तो पुष्प का चित्र बना करके अंगों का नाम लिखना है। देखिए यहाँ पे आपका पुंकेसर, ये क्या है, पुंकेसर। जायांग, इसको क्या कहेंगे, ये फीमेल पार्ट होता है। जायांग क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। इसको कहते हैं जाइनोसियम, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जाइनोसियम कहते हैं। पुंकेसर इसको कहेंगे पुतंतु, यानी कि इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या हो जाएगा, फिलामेंट। ये हो गया नखर, ये हो गया भुजा। तो पुष्प का ये चित्र आप लोग देख रहे होंगे। और जो हरा हरा होता है, जब आप पुष्प को तोड़ेंगे हरा हरा रहता है किनारे किनारे, उसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, बाह्य दल कहते हैं। और जो हरा हरा किनारे किनारे रहता है, उसके अंदर जो आप निकाल करके सूंघते हैं तोड़ करके, उसको हम लोग दल पुंज कहते हैं। और जो पूरा पुष्प का जो डंठल होता है, जहाँ से टिका रहता है ऐसे, इसको पुष्प वृंत कहते हैं। और पुष्प वृंत क्या है, ये डंठल जिसपे पूरा ये पुष्प टिका हुआ है। पूरा पुष्प क्या है, यही डंठल पकड़ के पकड़ा जाता है तोड़ करके। तो ये हो गया पुष्प वृंत। और पुष्पाक्ष क्या है, जिसपे ये पूरा पुष्प क्या हुआ, टिका हुआ, इसी को पुष्पाक्ष कहते हैं, यानी कि पुष्प का आसन। अब देखिए इसका जूम करके, पुमंग, पुमंग क्या है, मेल पार्ट है। पुमंग क्या है, मेल पार्ट है। तो ये पुमंग है, यही क्या होता है, निषेचन में जाता है। बीजांडासन, तो प्रारूपी पुष्प के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। तो अंडाशय की क्या, ये अनुप्रस्थ काट है, यानी कि
सामने से ऐसे काट दिया गया है प्रारूपी पुष्प की अंडाशय को। तो बीजांडासन मिलता है उसमें, वेश्म होता है और आभासी पट। ये क्या है आपका आभासी पट है और ये आपका बीजांड है। देखिए यहाँ पे वर्तिकाग्र, ये क्या है ऊपर का जो गोल भाग है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, और गोल वाले भाग के नीचे जो छोटा सा डंठल टाइप होता है उसको वर्तिका कहते हैं। और ये क्या हो गया आपका अंडाशय हो गया। इसी अंडाशय को ऐसे काट देंगे तो यहाँ पे ऐसे संरचना बनता है। ये जो आपका अंडाशय है इसी गोल अंडाशय को काट देंगे लंबवत रूप में तो ऐसे मिल जाएगा पुष्पवृंत। ये जो पूरा पुष्प जिस पर टिका है ये पुष्पवृंत है और ये पुष्पासन है जो इस पे टिका हुआ है। पुष्पासन पे ही क्या होता है पूरा ये आपका वर्तिका वर्तिकाग्र और अंडाशय टिका रहता है पूरा पुष्प। तो ये आपके पुष्प का क्या हो गया प्रारूपिक चित्र हो गया, नाम भी लिख दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या है, जड़ों के मुख्य कार्य क्या हैं? मक्का, प्याज, सरसों तथा बैंगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम बताइए। तो जड़ों के मुख्य कार्य क्या हैं? तो जड़ों का मुख्य कार्य पौधों को पानी तथा मजबूती प्रदान करना है। पहला मक्का क्या होता है झकड़ा जड़, अपस्थानिक या रेशेदार जड़ होता है। मक्का क्या होता है? मक्का झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़, जिनकी क्या होती हैं जड़ें फैली होती हैं ऐसे बाल के रूप में, ऐसे पतली होती हैं और रेशेदार जड़ होती हैं ऐसे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे झकड़ा जड़। उसके बाद मक्का हो गया, उसके बाद प्याज। तो प्याज भी क्या होता है झकड़ा जड़, अपस्थानिक क्या रेशेदार जड़ होता है। सरसों क्या होता है मूसला जड़, यानी कि क्या होता है मोटा होता है और ज्यादा घना नहीं होता है, मजबूत होता है। लेकिन बैगन भी क्या होता है मूसला जड़ों से जुड़े होते हैं। तो याद रखेंगे मक्का क्या हो जाएगा, मक्का में आपका झकड़ा जोड़ अपस्थानिक रेशेदार जोड़, प्याज में झकड़ा जोड़ अपस्थानिक या रेशेदार जोड़, सरसों में मूसला जोड़, बैगन में मूसला जोड़। तो मक्का और प्याज में झकड़ा जोड़ होता है। झकड़ा जोड़ मतलब अपस्थानिक या रेशेदार जोड़। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36, धारावाही परिनालिका से क्या अभिप्राय है? सचित्र वर्णन कीजिए। धारावाही परिनालिका आपकी ऐसे ही होती है। ये मान लीजिए क्या हो गया मेटल का ने कोई कुचालक पदार्थ हो गया, मान लीजिए लकड़ी गत्ता या प्लास्टिक, और इसके चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे हम लोग ऐसे इस पे कापर तांबे के ऐसे तांबे को हम लोग क्या करेंगे ऐसे इस पे लपेट देंगे, यही क्या हो जाएगा धारावाही परिनालिका हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं। तो किसी कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी गत्ता मोटा कागज या प्लास्टिक की बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को नलिका की लंबाई पर लपेट दिया जाए तो इस प्रबंध को परिनालिका कहा जाता है। इसके तार के सिरों को शुष्क सेल बी कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आर से जोड़ देते हैं। यदि इस प्रकार लटकाया जाता है कि यह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, विद्युत यदि इसे परिनालिका से सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव तथा दूसरी दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यदि परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दें तो उनके सिरों की ध्रुवता भी परिवर्तित हो जाती है। चलिए इसका डायग्रामेटिक सॉल्यूशन देखते हैं। तो यही क्या होगा, ये बेलनाकार कुचालक पदार्थ लकड़ी का कागज या गत्ता मोटा कुछ भी कर सकते हैं। तो बेलनाकार ये लकड़ी का गत्ता हो गया और ये तांबा का तार है, ये क्या है तांबा का तार, इसको लपेट देंगे और इसको क्या करेंगे आधार से लटका देंगे किसी दीवार से या धागे से, और ये डोरा इसमें बांध देंगे ऐसे। तो ये क्या यही ये पूरा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो ये आप देख रहे हैं पूरा संरचना, इसी को हम लोग कहते हैं धारावाही परिनालिका। तो देखिए यहाँ पे जो ये एरो दिखा है ये सब क्या है इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, मतलब ऐसे लपेटा गया है इस दिशा में।
देखिए ये बी क्या है, बैटरी है। कोई मान लीजिए सेल जोड़ दिए हैं, बैटरी या सेल जोड़ दिया गया है। तो इसका सेल में क्या होता है, एक धनायन सिरा होता है, एक ऋणायन सिरा होता है। तो ये क्या है, ये उसका फिजिक्स में आपका ये इसको जहाँ पे ऐसा रहेगा इसको बैटरी समझा जाता है। और ये के कुंजी है, ये क्या है, स्विच है, बटन है, ये ऑन ऑफ करने वाला। इसी को कुंजी कहते हैं, की कहते हैं। और रजिस्टेंस क्या करता है, इन तारों के बीच में रजिस्टेंस को कम ज़्यादा किया जाता है। ये रजिस्टर लगा रहता है। ये क्या होता है, फिजिक्स का ये एक उपकरण होता है, इलेक्ट्रिक उपकरण होता है रजिस्टेंस। तो ये लगा करके एक साइड नॉर्थ पोल हो जाता है अपने आप, और एक साउथ पोल। जब इसमें तो ये बैटरी को क्या करते हैं, जब कुंजी को ऑन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, देख- तो यहाँ पे जो निगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो हमेशा क्या होगा, धारा इसके उल्टा बहेगी। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यानी कि पॉजिटिव इधर होगा। तो देखिए पॉजिटिव ये है, तो ये हमेशा क्या होगा, धारा इधर बहेगी, यानी कि आई। आई को क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, आई मतलब धारा, ये डिनोट करने का रूल है, प्रतीक है। तो आई मतलब धारा। तो इसको इधर बहने देंगे, और इधर क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, और इधर नॉर्थ पोल। अगर यही धारा क्या होगा, प्लस माइनस, इधर माइनस हो इधर प्लस हो जाए, तो धारा ऐसे बहने लगेगी, तो धारा ऐसे बहेगी। तो जिधर धारा बहेगी उधर साउथ पोल हो जाएगा, और इधर नॉर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, टिप्पणी लिखिए। अथवा संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए, अथवा संतुलित आहार क्या है, मनुष्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, 2020 में पूछा था। संतुलित आहार, संतुलित आहार का तात्पर्य उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक और सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता है, संतुलित आहार कहलाता है। यानी कि आपके शरीर में जो क्या कह रहे हैं, शरीर को निर्माण करने में तत्व लगते हैं, वो आहार क्या करता है, संतुलित आहार उसको कंप्लीट करता है। और नियामक जो आपके शरीर को रेगुलेट करता है, जो आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से। तो कैसे होगा आपका शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर, जब आप अच्छा भोजन करेंगे और शुद्ध भोजन करेंगे। तो उसी शुद्ध और अच्छे भोजन को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। एक तरह से बैलेंस डाइट लेना है, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार की आवश्यकता, बैलेंस डाइट। तो संतुलित आहार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला, ऊर्जा के लिए। आप संतुलित मात्रा में भोजन करेंगे तो आपको पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी शरीर को। दूसरा, शरीर निर्माण के लिए। तीसरा, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। चौथा, शरीर की सुरक्षा के लिए। तो मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि संतुलित हो। यदि आहार में ऊर्जा हेतु आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में है, क्या है, उचित मात्रा में है, पर निर्माणात्मक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है, तो वह आहार संतुलित नहीं कहलाएगा। इस प्रकार का आहार शरीर को क्रियाशील रखने में तो सहायक होगा, जिसके कारण व्यक्ति कमजोरी तथा थकावट का अनुभव नहीं करेगा, पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों की कमी होने के कारण व्यक्ति का शरीर हृष्ट पुष्ट नहीं रहेगा। आप भोजन कर रहे हैं, अगर उसमें मान लीजिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं है, फैट नहीं है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, पर्याप्त मात्रा में आपके भोजन में विटामिन्स नहीं है, तो वो भोजन करने का कोई फायदा है, नहीं है। तो वही कह रहा है। और आपका शरीर क्या होगा, मोटा दिखेगा, लेकिन क्या होगा, अंदर से कमजोर होगा, और वृद्धि की गति कम हो जाएगी, तथा शरीर के रोगों का शिकार हो जाएगा। आपका शरीर क्या हो जाएगा, रोगों का शिकार हो जाएगा। इसी प्रकार यदि भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पौष्टिक तत्वों की कमी है, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रह पाएगा। अगर आपके अंदर भोजन में पोषक तत्वों की कमी है तो आपका शरीर एक्टिव नहीं रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संतुलित आहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं। जय हिंद।